व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बारी आ चुकी है चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने की। हम लोग पढ़ रहे थे टेक्निक्स गिवन बाय टेलर। तो टेलर की टेक्निक्स में हमने फंक्शनल फॉर्मेनशिप और सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन कवर करा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज बची हुई टेक्निक्स पूरी करते हैं और फिर विल मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 3 और जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, लेट्स बिगिन। आइए जी, शुरू करते हैं हम लोग आज की टेक्निक के साथ। ये स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज वर्क स्टडी से। देखो यार, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको यही नहीं पता कि काम कितने अच्छे से हो सकता है और कैसे आ सकता है, तो आप किस लेवल के मैनेजर हो। तो एक अच्छे मैनेजर को ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि काम किस तरीके से करवाना है, काम किस तरीके से होता है। तो वर्क स्टडी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क स्टडी में हम लोग पूरे काम को अलग अलग एंगल से पढ़ेंगे कि कितना टाइम लगना चाहिए, कितना लेबर हमारी मूव करे, कितने उनके रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए, किस तरीके से कौन सा बेस्ट मेथड है जो यूज़ करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस निकाल सकते हैं। तो वर्क स्टडी में एक कॉम्बिनेशन है 4 चीज़ों का: मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। लिख लो एक जगह, मोशन, मेथड, टाइम, फटीग। मोशन, मेथड, टाइम, फटीग, 4 चीज़ें पढ़नी है। एक मोशन, एक मेथड, एक टाइम, एक फटीग। सबसे पहले हम फटीग की बात करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली फटीग स्टडी? फटीग स्टडी इज ऑल अबाउट द रेस्ट इंटरवल्स। देखो, कोई भी इंसान हो वो टायर्ड फील करता है, कोई भी इंडिविजुअल हो वो जब काम करेगा तो थकेगा। थकान का सबसे बढ़िया इलाज क्या है? रेस्ट, राइट? तो दिस फटीग स्टडी कवर्स द स्टडी ऑफ रेस्ट ओनली। इसके अंदर 3 चीज़ें कवर होती हैं। कितना रेस्ट होना चाहिए, यानी कि बेसिकली दिन में आप कितना रेस्ट दोगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि मैं 8 घंटे काम करवाता हूँ या 9 घंटे काम करवाता हूँ अपनी लेबर से, तो मैं अपनी लेबर को कितनी बार रेस्ट देता हूँ? सर, 3 बार। लेबर को 9 घंटे में कितनी बार रेस्ट देता हूँ? 3 बार। कितनी देर के बाद रेस्ट देता हूँ? हर 3 घंटे के बाद। पहले 3 घंटे के बाद, फिर 3 घंटे के बाद, फिर 3 घंटे के बाद। वो रेस्ट कितनी देर का होता है? सर, 15-15 मिनट का। तो 3 चीज़ें कवर करनी है: कितनी बार रेस्ट, कितनी देर के बाद रेस्ट, और कितनी देर का रेस्ट। इसको हिंदी में ही लिख लेना, तुम लोगों को क्लैरिटी रहेगी, ठीक है ना? तो क्या आता है हमारे पास? The setting of standard task would be meaningless if it is not fixed by a study of how long a person can perform the standard task without any adverse effects on his health. Fatigue study needs to be carried out precisely for this reason. A person is bound to feel physically and mentally tired. इंसान थक जाता है if he keeps on working without interruption. The rest intervals will help one to regain stamina and work again with the same capacity. तो work study में हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे फटीग स्टडी के बारे में। सबसे पहले कि कितना आपको रेस्ट देना है, कितनी देर के बाद रेस्ट देना है और कितनी बार रेस्ट देना है। जब ये 3 चीज़ें क्लियर होंगी तो आप इसको बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, अपने वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, उसका स्टेमिना वगैरह डाउन नहीं होगा। दूसरा कौन सा आता है वर्क स्टडी में? मेथड स्टडी। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि टेलर का मानना ये है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में भी, कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड हो सकता है। देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द टास्क्स, टू परफॉर्म द जॉब। अब वो बेस्ट मेथड आप कैसे ढूंढ सकते हो? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, साइंस लगा के। तो वो बेस्ट मेथड ढूंढना ही मेथड स्टडी में आता है। तो टेलर ने क्या करा था? टेलर ने बहुत सारे वर्कर्स को ऑब्जर्व करा था, फिर देखा कौन कितना अच्छे से काम कर रहा है, वहां से बेस्ट मेथड निकाला। क्या लिखा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डूइंग एनी टास्क. The method should be adopted which involves minimum cost with maximum utilization of resources. क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्लानिंग करो पहले कैसे आ सकता है, फिर प्लांट लेआउट देखो आपका कि क्या चीज़ पहले होनी है, क्या बाद में होनी है। ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन ढूंढो, कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें आप मैन और मटेरियल को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। डिटरमाइनिंग डिसाइडिंग हाउ द वेरियस जॉब्स वुड बी डन, किस तरीके से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और जो जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं उसमें ऑब्जर्व करो कैसे चल रहा है, एनालाइज करो, हैंडलिंग, स्टोरेज, इंस्पेक्शन। तो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें आप एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर सकते हो, उसको लगाओ आप आने वाले टाइम में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फटीग स्टडी हो गया, मेथड स्टडी हो गया, तीसरा होता है टाइम स्टडी। दिस इन्वॉल्व्स, नाम में लिखा हुआ है, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम।
ना आपने अपने वर्कर को ज़्यादा टाइम देना है, ना अपने वर्कर को कम टाइम देना है, एक प्रॉपर टाइम देना है काम पूरा करने के लिए। तो टाइम स्टडी इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ गिवन जॉब और टास्क। द टाइम मेजरिंग डिवाइसेज आर यूज्ड। इसके लिए हम टाइम मेजरिंग डिवाइसेज यूज़ करते हैं, टाइमर्स यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन से ही बनाया जाएगा ये भी। इसके बाद आता है हमारे पास मोशन स्टडी। सर मोशन स्टडी क्या होता है? फॉर एग्जांपल मुझे इस बोर्ड पे आपको पढ़ाना है और इसका पेन मैंने बहुत दूर रखा हुआ है, तो पहले मैं पढ़ाने के लिए वहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, फिर अगली क्लास के लिए वहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ। तो मैं ये अननेसेसरी मोशन कर रहा हूँ, अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं पेन यहीं रख लेता हूँ यार पास में ही, यहाँ से उठाऊँगा, पढ़ाऊँगा, मेरी एनर्जी भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप एक वर्कर को, वर्क स्पेस को ध्यान से देखो और देखो कौन से वो मूवमेंट्स कर रहा है, मोशन कर रहा है। उसमें से जो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू रखो, जो अनप्रोडक्टिव है उनको एलिमिनेट कर दो। वहाँ से आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी काम कर पाओगे। दिस इज नोन एज मोशन स्टडी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑपरेटर यानी मशीन इन परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन for the purpose of eliminating useless motions. For conducting motion study, workers are studied at their job. उन्हें देखा जाता है, उनके movements को note किया जाता है, analyze किया जाता है, and then useless motions are eliminated. ठीक है जी। इसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मोशन स्टडी का? टू एलिमिनेट ऑल द अननेसेसरी मूवमेंट्स, राइट। ये हमारे पास वर्क स्टडी में 4 चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको बताया ही था, चारों कवर करनी है आपको। कौन कौन सी 4 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? मोशन, मेथड, टाइम, फटीग, ये 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब हम लोग कवर करेंगे एक लास्ट टेक्निक जो कि है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखो नाम में लिखा हुआ है, डिफरेंशियल का मतलब अलग अलग, वेज सिस्टम का मतलब पैसा देने का हिसाब किताब, किस तरीके से वेजेस आपको देनी चाहिए। तो टेलर का मानना क्या है? टेलर सजेस्टेड 2 पीस रेट्स। 2 पीस रेट्स का मतलब अलग अलग रेट्स होने चाहिए, एफिशिएंट वर्कर्स के लिए और इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए। मतलब जैसा टेलर ने बोला कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 यूनिट तक बनाएगा तो उसको 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। इसके ऊपर आप जितने भी यूनिट्स बनाओगे उसमें आपको 60 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वर्कर मोटिवेटेड रहेगा कि यार 10 से तो ऊपर ही बनानी है, जितने भी ऊपर बनाऊंगा उसमें एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आपके वर्कर्स मोटिवेटेड रहेंगे और आपका काम ऑन टाइम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस। कितने समय में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए डिसाइड कर लो। एफिशिएंट वर्कर इज पेड हायर प्राइस, जो अच्छे से टाइम पे काम पूरा करेगा उसको ज़्यादा प्राइस दिया जाएगा। एंड इनएफिशिएंट वर्कर इज पेड एट अ लोअर प्राइस, जो इनएफिशिएंट होगा उसको कम पैसे पे काम कराना है। दिस डिफरेंस हेल्प्स टू मोटिवेट इनएफिशिएंट वर्कर एंड वर्क एफिशिएंटली। द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम इंसिस्ट ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। एफिशिएंट को अलग पैसा दो, इनएफिशिएंट को अलग पैसा दो। वर्कर की कैटेगरी बना दो, जो अच्छे से टाइम पे पूरा करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो दोनों ही मोटिवेटेड रहेंगे। जो जिसने पूरा कर दिया वो मोटिवेटेड रहेगा अगली बार और पैसा बनाने के लिए, जो नहीं कर पाया वो मोटिवेटेड रहेगा यार अगली बार तो कम से कम उस वाली कैटेगरी में जाना है जिसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो दोनों ही मोटिवेटेड रहेंगे, 2 कैटेगरी बन जाएंगी। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट। जिनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो मोटिवेट रहेंगे कि यार अगली बार भी ऐसे ही काम करना है। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज विल मोटिवेट द इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज एज वेल, और दूसरे वालों को भी मोटिवेट करेंगे कि हमें भी इसी कैटेगरी में आना है। When wages are paid according to the number of units, the production will automatically increase. जब पैसा दिया जाएगा यूनिट्स के बेसिस पे, ना कि टाइम के बेसिस पे, प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और सब कुछ परफेक्शन के साथ होता चला जाएगा। तो दिस इज नोन एज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, और ये टेक्निक बहुत मदद करती है प्रोडक्शन को बढ़ाने में। एक छोटा सा और आता है इसके अंदर, मेंटल रेवोल्यूशन। और मेंटल रेवोल्यूशन मैंने आपको हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में ही पढ़ा दिया था कि 2 ग्रुप्स, वर्कर्स और मैनेजमेंट, दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और बदलाव लेके आएँ, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा। तो सर हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? ये सब पढ़ा। सबसे पहले मीनिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स में प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स है क्या करना है, टेक्निक्स कैसे करना है। वैल्यूज़ एक मॉरल वैल्यूज़ पे बेस्ड होती हैं, जबकि प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन के साथ चलती हैं। फिर फीचर्स पढ़े हमने, जनरल एप्लीकेबिलिटी थी, जनरल गाइडेंस थी, प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं, फ्लेक्सिबल हैं, मेनली बिहेवियरल होता है, कॉन्टिजेंट होता है। इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने इनकी सबकी अच्छे से।
फेओल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हम लोगों ने, हिस्ट्री पढ़ी, कंट्रीब्यूशन पढ़ा, ऐसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर के बारे में पढ़ा। तो दिस इज हाउ योर चैप्टर इज, पूरा का पूरा चैप्टर इस चार्ट में है और मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो सो दैट आपको मदद मिले और आप सब कुछ परफेक्शन के साथ करते चले जाओ। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में और शुरू करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3। तब तक आप ये पूरा करो। All the very best. I'm gonna see you all super soon. Till then, take care. Bye bye. Keep growing and keep blowing.